हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। तो आज फिर आपके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आए हैं, जो हमारी क्लास 3 रहेगी। हैं, ये क्लास तीसरे नंबर की क्लास होगी हमारी। इससे पिछले वीडियो में 2 क्लास हमारी हो चुकी है, जिसमें हमने लगभग 24 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के करवा दिए हैं। और ये आपको बता चुका हूँ मैं कि ये लगभग ग्रुप डी और पटवार, रीट है और स्टेट पुलिस और रेलवे, SSC लगभग सभी एग्ज़ामों को देखते हुए इसको हम तैयार कर रहे हैं। और बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट शानदार क्वेश्चंस हैं। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए क्वेश्चंस को, उसके बाद आप इसका फैसला कीजिए कि क्वेश्चन कैसे हैं। और इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है इसी MCQs की, बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जो क्वेश्चन यहाँ जिस तरह का होता है उस तरह उसको समझाता हूँ। मैं यहाँ एक एक क्वेश्चन को विस्तार से समझाता हूँ। यदि उसको समझाने का है, उसके अंदर चाहे डेरिवेशन टाइप हो, तो मैं वो सब चीज़ें वहाँ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बताता हूँ। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और उसके बाद आते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए, क्लास 3 है हमारी ये। क्लास 3 में पहला क्वेश्चन देखिए आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग काफ़ी एग्जामों के अंदर रिपीट हुआ है ये। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। अभी वो झूले पर बैठी स्थिति में है। उस लड़की के एकाएक खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवर्तकाल का मतलब जो समय है वो झूले का दोलन करने का। तो वो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि वो लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल या दोलन काल क्या होगा। पहले तो आंसर लिखता हूँ यहाँ, घटेगा। क्या होगा, घटेगा या घट जाएगा, एक ही बात है। अब आवर्तकाल जो होता है, ये जो इसको हम T से दिखाते हैं, टाइम से है, और प्रोपोर्शनल क्या होता है, √L के है। एक्चुअल फॉर्मूला तो इसका क्या होता है, T बराबर 2π √L/G। ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है फिजिक्स के अंदर है। लेकिन इससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम उसको ना तो सिद्ध करने जाएंगे, ना उसको पूरा उससे कोई कुछ करना नहीं है। मुझे सिर्फ आपको इतनी सी बात बतानी है, यदि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और एकाएक अचानक वो खड़ी हो जाएगी, तो क्या होता है कि सपोज करो ये झूला था जहाँ पर ये बैठी स्थिति में थी, हैं। तो इसका जो गुरुत्वीय केंद्र था, यहाँ से ये जो गुरुत्वीय केंद्र था उसकी दूरी यही रहेगी, उसकी दूरी सिर्फ इतनी सी है। तो इस गुरुत्वीय केंद्र, क्योंकि वो गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है, हमारा पूरे बॉडी के अंदर एक सेंटर पॉइंट मान लो आप, हैं। तो हम गुरुत्वीय केंद्र की वजह से ही खड़े हैं। तो इस गुरुत्वीय केंद्र की दूरी इतनी है, तो यहाँ से इस जो झूले की लंबाई है वो ज़्यादा है। और जब लंबाई ज़्यादा होगी तो आवर्तकाल ज़्यादा होगा, क्योंकि T प्रोपोर्शनल √L लिखा है अपन ने। T प्रोपोर्शनल √L यानी आवर्तकाल समानुपाती होता है लंबाई के वर्गमूल के, √L। अब यदि लंबाई बढ़ती है, कोई चीज़ किसी के समानुपाती होती है, हैं। जैसे ये T प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, और लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल भी घटेगा, क्योंकि समानुपाती है उसके। अब जब ये लड़की अचानक खड़ी हो जाती है झूले पे इस तरीके से, तो इसका गुरुत्वीय केंद्र यहाँ तक कवर हो गया है पूरा, और ये झूले की लंबाई सिर्फ इतनी बच गई। तो प्रभावी लंबाई जो झूले की थी वो घट गई, और जब वो घट जाएगी लंबाई तो आवर्तकाल भी घट जाएगा। इस कारण से उस लड़की के एकाएक खड़े हो जाने पर आवर्तकाल घट जाता है। तो आंसर मैंने वहाँ लिख दिया, ये आपको मैंने समझा दिया। और ये होता है मेन कारण कि आवर्तकाल क्यों घट रहा था। अभी तक हमने केवल जैसे किताब पढ़ते वैसे पढ़ा था, क्या होता है आवर्तकाल घट जाता है, लेकिन कैसे घटता है वो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही।
तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आज ऐसे लेके आया हूँ इसके अंदर कि उन्हीं क्वेश्चनों में कंफ्यूज होता है आदमी और गलती करता ही करता है 101%। अगर एग्ज़ाम के अंदर 100 बच्चे बैठते हैं मान के चलो स्टूडेंट्स, तो 2 के ही सही जाते हैं, 98 के गलत जाते हैं वो। देखो, हवा में लोहे एवं लकड़ी की समान भार, ध्यान से देखना क्वेश्चन को समझना। हवा में बोल रहा, वो हवा में लोहे एवं लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप क्या बोलोगे, अधिकतर स्टूडेंट्स आप ही बता दो पहले आंसर वीडियो पॉज करके। अब अधिकतर स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे कि अगर लोहे एवं लकड़ी की समान भार की गेंद है तो वो एक साथ गिरेगी। बहुत सारे तो ऐसे भी बोलेंगे इसमें, है ना। और शायद आपने भी बोला हो या नहीं, अगर आपने बोला है, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। परंतु यहाँ क्या होगा कि हवा में, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। हवा में लोहे एवं लकड़ी, हवा में लोहे एवं लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराया जा रहा है। एक समान ऊंचाई से है, तो एक समान ऊंचाई से जब गिराया जा रहा है तो हवा के अंदर गिराया जा रहा है, निर्वात में नहीं गिराया जा रहा है। पहले तो ये समझ लो। अब बहुत सारे आगे होंगे 50% का स्टेटमेंट चेंज हो गया होगा। अब निर्वात जैसे ही मैंने बोला ना 50% चेंज हो गया। अब बोलेंगे कि हाँ सर सही बात है, लेकिन फिर वो क्या कह रहा है कि समान भार की गेंद, वजन दोनों का सेम है। तो एक बात बताओ, ये लोहा आयरन मैन है और ये वुड है, दोनों थोड़ा सा डिफरेंट बन सकता है। यूँ मत सोच लेना सर ने बड़ा छोटा बना दिया, क्योंकि एक मेजरमेंट तो बनेगा नहीं, है ना। ये लगभग समान है। अब दोनों को हम समान ऊंचाई से जब हवा में गिराएंगे तो लकड़ी का जो पृष्ठ होता है, जो लकड़ी का पृष्ठ होता है और ये लोहे का पृष्ठ होता है, तो लोहे की जो बॉल होगी, आपने छर्रा देखा है, बेरिंग वगैरह के बड़े छर्रे, वो कितना चिकना होता है और कितना होता है, ठोस होता है। यानी उसके जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, एकदम स्लिप हो जाए कोई चीज़ उस पर से, तो इस पे जो हवा का प्रेशर होगा, एयर का प्रेशर जो होगा, एयर का प्रेशर, जो वायुमंडलीय दाब लगेगा इस बॉल के पृष्ठ पे, आयरन वाली पे, वो क्या हुआ, कम लगेगा। और ये लकड़ी आप जानते हो थोड़ी खुरदरी टाइप में रहेगी, कितनी भी चिकना कर दोगे आप तो लकड़ी लकड़ी ही होती है, भले वजन दोनों में बराबर, उससे मतलब नहीं है। तो इसके जो पृष्ठ पर एयर का जो प्रेशर होगा, इसके जो पृष्ठ पर एयर का प्रेशर होगा जब ये ऊपर से गिरेगी, वायुमंडलीय दाब, वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये चिकना है, इसका पृष्ठ इतना ज़्यादा चिकना होता है गेंद का या आयरन का, लोहे का, और ये लकड़ी का पृष्ठ क्या होता है, ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा हवा को। पानी में भी अगर आप डालोगे समान भार का है तो लोहे वाला तो डूब जाएगा और ये तैरेगी, तो इसको भी डूब जाना चाहिए था, समान भार है तो, है ना, डूब जाना चाहिए था ना भाई, समान भार है तो, है ना। तो ये क्या है, एयर इस पर ज़्यादा प्रेशर डालती है, तो ये क्या है, बाद में गिरती है। कौन सी, लकड़ी वाली गेंद। तो हमारा आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं समझाने की कोशिश जो करता हूँ वो आपके समझ में आती होगी, क्योंकि मैंने ये चैनल जो गतिमान IQ स्टडी चैनल हमारा है, मैंने इसीलिए चलाया है कि वे बच्चे या स्टूडेंट्स जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं किसी भी कारण से, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, पर किसी भी कारण से गांव से दूर रहते हैं, कोचिंग बहुत ज़्यादा दूर है, कोचिंग की फ़ीस ज़्यादा है, कोचिंग पर समझ में नहीं आता है, टाइम नहीं है, प्राइवेट जॉब करते हैं, BCO कारण होते हैं, तो उनके लिए उस कोचिंगों से भी अच्छी सुविधा देने के लिए मैं पूरा एफर्ट लगाता हूँ। यहाँ हर चीज़ को मैं समझाऊँगा, आप आराम से बैठ के तैयारी कीजिए यहाँ से। तो क्या होगा, लकड़ी की समान भार की गेंद एक समान ऊंचाई से गिराएंगे तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ये इसका आंसर होगा। बताया समझ में आपको। ये इसका आंसर होगा, बाद में गिरेगी लकड़ी वाली गेंद, है ना, बाद में गिरेगी लकड़ी की गेंद। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये पिछले ही वीडियो में हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, अभी याद आ जाएगा आपको, और नहीं तो पिछली वीडियो आप जाके देखो,
इस वीडियो को आखिरी तक देखा करो आप। जो भी इस ऐसे क्वेश्चंस की वीडियो है हमारी, कोई सी भी वीडियो, अगर आप कोई सी भी वीडियो को लास्ट तक देखोगे बहुत कुछ सीखोगे आप। देखो, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। तो कल ही एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होता है। तो एक बात बताओ आप, भार कहाँ महसूस होगा? जहाँ गुरुत्वाकर्षण होगा। अब गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। वो भी मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में। मैं बहुत रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन को रिलेट दूसरे क्वेश्चन से, ताकि आप लोगों का पूरा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए और ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके हो जाए एग्जाम में। तो पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होगा? ध्रुवों पर। कहाँ? ध्रुवों पर। याद रखना इस चीज़ को, ध्रुवों पर क्या होगा? भार सबसे ज़्यादा होगा, हैं? इंग्लिश में बोले तो पोल्स। अब जैसे देख लो, थोड़ा सा समझ लो, ये पृथ्वी है, हैं? तो एक ध्रुव यहाँ होता है और एक ध्रुव यहाँ होता है, ठीक? तो इन्हीं ध्रुवों पर मान सबसे ज़्यादा होता है इसका, है ना? तो कहाँ होता है? ध्रुवों पर, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होता है ध्रुवों पर, और भार भी इसी कारण से ध्रुवों पर ही सर्वाधिक होता है। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं तो मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन तो पूरे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें भी क्या इंपॉर्टेंट है ज़्यादा वो बता देता हूँ मैं। नहीं तो हर क्वेश्चन अपनी जगह वैल्यू रखता है, और देखना एग्जाम में से इनके अंदर से ही आएंगे आप एग्जाम में जब बैठोगे, जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहा होगा वो बोलेगा बाद में कि इसके बाहर है क्या। देखिए, लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? तो कोई व्यक्ति अगर लिफ्ट में बैठा है तो कब सर्वाधिक होगा वो? तो देखो, पहली चीज़ तो लिफ्ट काम करेगी, तो जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर जाती है, जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर जाती है, लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर जाती है, तब लिफ्ट में बैठा व्यक्ति सर्वाधिक भार महसूस करता है। क्यों? क्योंकि W बराबर जो होता है, एक तो होता है mg और प्लस ma, ये कंडीशन होती है वहाँ। एक तो निश्चित त्वरण से ये लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर जा रही है ना, तो एक निश्चित त्वरण से जा रही है वो, नियत त्वरण से। मतलब यूँ नहीं कि रुक रुक के जा रही है, कम ज़्यादा, ऐसा नहीं, एक नियत त्वरण से जा रही है वो। तो W बराबर mg। अब mg क्या है? ये भार है व्यक्ति का, ये g तो गुरुत्वीय त्वरण हो गया, और जो व्यक्ति है वहाँ द्रव्यमान हो गया। अब ये उसी व्यक्ति का m द्रव्यमान है और a त्वरण हो गया, जिस त्वरण से ऊपर जा रही है लिफ्ट। तो W बराबर mg प्लस ma की कंडीशन में भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। जब नीचे से ऊपर जाता है ये प्लस होता है, और जब ऊपर से नीचे आएगी तो ये माइनस हो जाएगा। इस तरह से त्वरण घटता हुआ महसूस होगा। तो इसलिए व्यक्ति को ऐसा लगता है, आप कभी लिफ्ट से नीचे आए होंगे या झूला ऊपर से नीचे आता है, राउंड वाला झूला, तो आपको ऐसा लगता है हल्का सा महसूस होता है, गुदगुदी टाइप में। तो उसका यही कारण है, भार में कमी हो रही है उधर। तो अभी यहाँ पे ये आएगा, चाहो तो यहाँ से कोमा निकाल सकते हो, g प्लस a ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा है मैंने आपको। तो जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर निश्चित त्वरण से जाए, तब व्यक्ति का भार क्या होता है? बढ़ता हुआ प्रतीत होता है लिफ्ट के अंदर, ठीक है। ये तो लिख देते हैं यहाँ पे आपके लिए, mg प्लस ma, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो क्या होगा? कल ही मैंने पढ़ाया था आपको पिछले वीडियो में कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो जाए, यानी बिल्कुल ही हट जाए, गायब हो जाए, शून्य की अवस्था में आ जाए, कल पढ़ाया मैंने आपको, तो क्या हो जाएगा? भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। क्या आ जाएगी? भारहीनता की। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना तो मैं नहीं लिख पाऊँगा जगह के कारण, तो मैं लिख देता हूँ। तो क्या होगा? भारहीनता की स्थिति होगी।
आप रजिस्टर और पेन लेके बैठा करें, वीडियो देखें तो लिखा करें इनको, है ना। तो पृथ्वी, अब इसका एक्चुअल आंसर मैं पूरा बोल देता हूँ, मैंने भारहीनता की स्थिति होगी लिख दिया। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित समस्त वस्तुएं जिनका भार शून्य हो जाएगा, हैं, भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। भार तो आप जानते हो, वेट, जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ही हम बता पाएंगे कि क्या है। चंद्रमा पे हमारा भार कम हो जाएगा। अगर हम पृथ्वी पर सपोज करो 60 केजी के हैं, 60 केजी हमारा वेट है नॉर्मल एवरेज, यहाँ हम गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और वहाँ पे इसका 1/6 हो जाता है गुरुत्वाकर्षण, है। तो वहाँ जब हम जाएंगे तो 60 केजी को 1/6 से गुणा करोगे आप तो 10 केजी हो जाएगा आपका वजन। तो भार में कमी क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल की कमी के कारण। लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तित है ना, द्रव्यमान में कमी थोड़ी हुई है। मेरी बॉडी में जितना ब्लड है, आपकी बॉडी में जो भी सेल्स हैं, जो भी पार्ट है आपका, यहाँ भी वही है और वहाँ भी वही है। तो द्रव्यमान आपका वही है, भार परिवर्तित होता है। तो द्रव्यमान होता है कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। अब ये इतनी बड़ी बॉल है, अब ये इस बॉल का अगर ये ठोस है तो जितना है उतना है, यहाँ इसका वजन ज़्यादा रहेगा, चंद्रमा पे कम हो जाएगा। तो ग्रेविटी फोर्स के कारण हो रहा भार में परिवर्तन, लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसका एक्चुअल आंसर ये हो जाएगा कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुओं के भार में क्या हो जाएगा? बिल्कुल भार उनका शून्य हो जाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण लुप्त होएगा तो भार भी लुप्त हो जाएगा, ये समझ लो आप। लेकिन द्रव्यमान क्या होगा? उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये आंसर होगा उसका, ठीक है। पीसा की, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग लोको पायलट, टेक्नीशियन, सब इंस्पेक्टर, एसएससी सब में देखने को मिल चुका है मेरे को, है। काफ़ी बार ये पूछता है और हमेशा ये पूछता आ रहा कंटिन्यू। तो इसको देखो, गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर होने के कारण, कल भी मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था आपको कि पीसा की झुकी मीनार गिरती नहीं क्यों? तो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय केंद्र हैं, गुरुत्वीय केंद्र के कारण। अब पीसा की जो झुकी हुई मीनार है, ठीक है, देखो आप अच्छे से देखो और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, हैं। स्क्रीनशॉट लेना ज़रूरी है, या तो लिखो रजिस्टर में या स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है, क्या कारण है? तो गुरुत्वीय केंद्र के कारण, या गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली रेखा तल के अंदर होती है। लिख लेना आप इसको, हैं। इसको भी समझाऊंगा थोड़ा सा। देखो, अगर ये कोई मीनार इस तरह से झुकी हुई है लेकिन ये गिर नहीं रही है, थोड़ा सा इसी समझने की दृष्टिकोण से, जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर, तो गुरुत्वीय केंद्र इसका यही होगा ना, ये है ना, इसके बिल्कुल सेंटर में। तो ये जो गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है वो तल के अंदर होती है, इस तल के अंदर ही है वो, इस यानी बैलेंसेबल है, तल के अंदर, तल के बाहर नहीं है, वो तल के अंदर है। इस कारण से आपका इसका आंसर सिर्फ इतना हो जाएगा, गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर होने के कारण। बस इतना सा लिख दे, ये ऑप्शन में आएगा। आपको कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर तो देना नहीं है ना, तो ये आंसर हो जाएगा जो लिख दिया है मैंने उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रीय झूले में झूला झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? चक्रीय झूले में झूला झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? तो आप जानते हो, देखिए 500 जो क्वेश्चंस है, जो सीरीज है 500 क्वेश्चंस, ये नंबर थोड़े गलत डल गए थे,
क्योंकि पिछले 2 वीडियो में जो हमारी 2 क्लास हुई है उसमें हमने 24 तक करा दिया, उसके आगे का 25, 26 करके ऐसे क्वेश्चन रहेंगे ये। तो इसमें हमारा क्वेश्चन अभी कौन सा चल रहा था कि चक्रीय झूले में झूला झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है। तो आप जानते हैं चक्रीय झूला में जब झूला झूलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बाहर की ओर चले जाएंगे, बाहर की ओर फेंक देगा। तो जब भी कोई बल बाहर की ओर महसूस होता है तो वो अपकेंद्रीय बल। ये मैंने टॉपिक मेरी वीडियो में थ्योरी पार्ट के अंदर मैंने पढ़ा दिया है। आप गतिमान IQ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके प्लेलिस्ट में जाएं, आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेंगे पूरे अच्छे से समझाते हुए, तो वहाँ देख लेना आप। तो अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल के कारण है ना, अपकेंद्रीय बल। और अगर कोई चीज़ अंदर की ओर झुकी हुई महसूस होती है तो वो अभिकेंद्रीय बल के कारण। तो जब भी झूला झूलते समय व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं बाहर की ओर धकेल, मुझे झटका लग रहा है या मैं बाहर की ओर जा रहा हूँ, तो वो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 32 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर, विभिन्न द्रव्यमान वाले, इनके यानी उनके द्रव्यमान अलग है, लेकिन 2 पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं, तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा। अब यही मैं बोल रहा था, जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चनों में और गलत करते हैं। ये क्वेश्चन और ये हवा में क्वेश्चन ये एक जैसे लगते हैं लोगों को, और वो यही कंफ्यूज रहते हैं कि यार इसमें चेंज हो गया और इसमें आंसर अलग हो गया, ऐसा क्यों। जबकि ये क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, दिमाग में बिठाओ कि हवा में लोहे एवं लकड़ी की समांतर भार, हवा में बोल रहा प्रेजेंस ऑफ एयर, वो स्पेशली बोल रहा है, और दोनों ही अलग अलग चीज़ें, एक लोहे की गेंद एक लकड़ी की। यहाँ वो सीधे सीधे क्या कह रहा है कि विभिन्न द्रव्यमान वाले 2 पत्थर, दोनों एक ही मटेरियल है, द्रव्यमान केवल अलग अलग है, एक साथ किसी इमारत की छत से गिराई जाए तो कौन सा पत्थर ज़मीन पर पहले पहुंचेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, दोनों एक समान पहुंचेंगे, दोनों एक साथ पहुंचेंगे, एक साथ पहुंचेंगे, कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोनों के ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगेगी समान, और वो एक साथ क्या होगा, ज़मीन पर पहुंचेंगे, दोनों ही पत्थर एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे, और ये कारण क्या रहेगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, दोनों पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान समान लगेगा क्योंकि दोनों ही पत्थर हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया। अब 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। साबुन के बुलबुले का दाब, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से होता है कम या ज़्यादा, कम या अधिक। साबुन का जो बुलबुले का दाब होता है वो वायुमंडल के दाब से कम होता है या ज़्यादा होता है। तो आंसर आपका आएगा अधिक। क्यों अधिक? क्यों? क्योंकि बुलबुला जो बनता है वो पृष्ठ तनाव के कारण बनता है, और पृष्ठ तनाव में क्या होता है, देखो आप, जैसे ये बुलबुला बनेगा तो इस तरीके का ही बनेगा, और यहाँ सब क्या है, एयर है, एयर है। तो पृष्ठ तनाव के कारण जब बुलबुला बढ़ता है तो बाहर वायुमंडल की एयर है तो उसको क्या करता है, धकेलता है, अंदर से प्रेशर उसका ज़्यादा रहता है, तभी तो वो एक आवरण बना पाता है। अगर इसका प्रेशर ज़्यादा नहीं होता तो ये कभी भी बुलबुला बनता ही नहीं, बुलबुला बनता ही नहीं। कैसे बनेगा? जब आप एक आवरण, आपका एक कोष्ठ बन रहा है, एक आवरण बन रहा है आपके ऊपर, और वो आवरण बड़ा होता जा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आप वायुमंडलीय दाब को हटा रहे हो, तभी तो बढ़ रहा है वो। तो क्या होगा, अधिक है आंसर आपका। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है भाई? तो वायुमंडल का घनत्व जो होता है बादलों के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, और बादलों का घनत्व क्या होता है, कम होता है।
तो कम घनत्व वाली चीज़ें ज़्यादा घनत्व में क्या होती है, तैरती हैं, यही कारण है इसका। तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण यह है, वायुमंडल घनत्व इज ग्रेटर देन बादल घनत्व। समझ जाओगे ना इससे। ये मैंने इस तरह से लिख दिया है कि बादल का घनत्व क्या होता है, कम होता है। किससे कम होता है, वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। तो ये पूरा हिंदी में लिखने की बजाय मैंने आपको ये ग्रेटर देन लगा दिया, यानी वायुमंडलीय घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, और बादल का घनत्व क्या होता है, कम होता है। और जिसका घनत्व कम होता है वो तैरने लग जाता है वहाँ पर। और इसी से रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आएगा हमारे पास, ये 36 नंबर का, लेकिन पहले 35 देख लेते हैं। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक नाम सुना होगा खूब तुमने, किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। किस सिद्धांत पर, तो पास्कल के सिद्धांत पर। पास्कल जी ने इसका सिद्धांत दिया था, वैज्ञानिक साहब ने, पास्कल के सिद्धांत पर। यह आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। और नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, क्यों, तो समुद्र का घनत्व क्या होता है, समुद्र का घनत्व ज़्यादा होता है, तो ग्रेटर देन है नदी का घनत्व, नदी का घनत्व। अब पहले तो ये समझो आप, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता होगा, अभी भी कंफ्यूज है, इसीलिए मैं उनके लिए करता हूँ यहाँ पे सब हैं। ये 5 बड़ा है कि 10 बड़ा है, 10 बड़ा है ना, तो जो बड़ा होता है ना उधर खुला हुआ मुंह रहता है ग्रेटर देन का, ये ऐसे, ये 10 बड़ा है तो ऐसा चिन्ह लगेगा। अगर ये 2 बड़ा है 1 से तो ऐसे चिन्ह लगेगा। पहले इसको समझ लो तुम, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ बता रहा हूँ अभी। यही कारण है कि मैं ग्रेटर देन से लिख रहा हूँ आपको, ताकि आप हमेशा याद रहे आपको। जो चीज़ ज़्यादा होती है, तो समुद्र का घनत्व ज़्यादा है तो इधर मुंह खुला हुआ, ये ग्रेटर देन का चिन्ह है। तो समुद्र का घनत्व अधिक है नदी के घनत्व से, नदी के पानी के घनत्व से, इसलिए वहाँ तैरना आसान है। अब घनत्व क्या होता है देख लो थोड़ा यहाँ, किसी किताब के अंदर घनत्व को डी से शो कर रखा है, और किसी किताब में वैसे तो रो से शो करते हैं, इसको रो, फिजिक्स में रो बोलते हैं इस चिन्ह को, ध्यान से देखो। और ये होता है द्रव्यमान बटा आयतन है। तो जो समुद्र का आयतन है एक तरह से, वो नदी के आयतन से ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि समुद्र के पानी में तैरना आसान हो जाएगा नदी के पानी की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि उसका आयतन क्या है, बढ़ गया है, नदी से ज़्यादा बड़ा होता है समुद्र। बात आ रही समझ में आपको। तो द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व होता है, हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखें। तो आज की वीडियो में यहाँ तक 36 क्वेश्चन आपको मैंने कराया है। तो ये 36 क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए और आपको इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। और ये कंटिन्यू हमारी सीरीज चलेगी, इसी के बीच में कभी कभी थ्योरी और मैथ्स की क्लास भी हो जाती है। तो ये मैं पूरे ही 500 क्वेश्चंस पहले इसी तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा, जितने इंपॉर्टेंट क्विज हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। क्योंकि अभी ग्रुप डी भी थोड़ा सा टाइम है होने में, पटवार भी टाइम है होने में, रीट एग्ज़ाम भी टाइम है, और ये पुलिस डिपार्टमेंट की भी वैकेंसियाँ कहीं बिहार से कहीं यूपी से आई हुई हैं, तो उनके भी अभी एग्ज़ाम होने में टाइम है। उसके बाद ये सब जगह काम आएंगी आपके, एसएससी का एग्ज़ाम हो, पीसीएस तक के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखना कहीं देने के बाद आपको पता लगेगा। तो बस आज तक की वीडियो में यहीं तक। हमारी क्लास 3 कंप्लीट हुई, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करिए अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।